गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सभी बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले मैंने आपको आपकी सिलेबस का, आपकी बुक का सिलेबस भेजा था बेटा, जो आपका बीए फाइनल ईयर का इतिहास का सिलेबस, प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व इतिहास। तो बेटा इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है अखेट एवं संग्रहण चरण, पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। तो बेटा अब हम जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर और जब मनुष्य ने अपने आप से अपने सारे कार्य करने प्रारंभ कर दिए। तो बेटा इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जब पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ था उस समय ऐसा जैसे इस समय हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है, साइंस का है, और इतने सारे चारों तरफ इतने उद्योग हैं, कार्य हैं, व्यवसाय हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्षों पहले हुई। और इस जीवन की शुरुआत मतलब जैसे जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एक काई के समान कोई जीवन जैसे किसी जीव के रूप में हुई थी, और एक बिल्कुल धीमी, एक बिल्कुल स्लो प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात धीरे धीरे जटिल प्रजातियां और जीवों की उत्पत्ति हुई। सभी जीवों की संरचना एवं स्वरूप के समयानुसार चेंजेस आते गए, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता रहा। और नर वानर, ये नर वानर जिसको जैसे हम बोलते हैं कि हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वन मानुष से मनुष्य बनने की यात्रा पूरी होने में भी लगभग 55 मिलियन वर्ष लगे। मानव विकास के इस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी उपकरणों, हड्डियों के टुकड़े, मनुष्य एवं पशु दोनों के, और जैसे रिहायशी सामान जो मिलता है, मिट्टी के बर्तन हैं या जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, उनसे मिलता है। 18वीं शताब्दी से पहले ऐसा विश्वास प्रचलित था कि पृथ्वी पर जीवन पहले से ही था, लेकिन ये मतलब साइंस में साइंटिस्ट लोग इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार मीन्स जो उत्पत्ति स्टार्ट हुई है वो ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही मनुष्य जीवन पर रह रहे हैं या स्टार्टिंग से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये बहुत एक लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस था। शुरू में जब मानव पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो उसमें और अन्य जिससे 4 पाँव पे चलने वाले जितने भी जीव जंतु थे उनमें बहुत ही कम अंतर था। अन्य पशुओं के समान वह भी जंगल में रहता था, शिकार के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था, पशुओं के वो मतलब मीट मांस खाता था, और इसके अतिरिक्त जंगल में पैदा होने वाले कच्चे कंदमूल व अन्य वनस्पतियों का भोजन के लिए प्रयोग करता था, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह आर्थिक उन्नति वह नहीं करता था, लेकिन प्रकृति द्वारा प्रदान की वस्तुओं पर भी निर्भर रहता था। पर वह मनुष्यों, पक्षियों की उपेक्षा मनुष्य का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ। उसके पास मतलब आप डिफरेंस अगर देखते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम 3000 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं कि मनुष्य का जब जीवन का सफ़र स्टार्ट हुआ था, अन्य 4 पाँव पे चलने वाले जीव में और मनुष्य में कोई डिफरेंस नहीं था। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया। तो बच्चे ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि आप देखो केवल एक दिमाग का डिफरेंस था, ब्रेन, डिफरेंस ऑफ ब्रेन, एक दिमाग का अंतर था जो ह्यूमन बींग्स में दिमाग था और जिसमें निरंतर चेंजेस आते रहे, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे वो डेवलप होता गया, और मनुष्य ने अपने आप को इन 4 पाँव वाले जीवों से बिल्कुल अलग करके अपनी एक अलग से पहचान बनाई और इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर ली। रचना इन द सेंस कि इतने तरीके के कार्य, इतने ज़्यादा व्यवसाय, और पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। अगर मानो मनुष्य में दिमाग ना होता, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करता, तो आज हम जीवन में जो इतनी सारी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, हमारे सामने हैं, ये सारी मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की रचना तो है। जैसे हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं,
मॉडर्न फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो ये सारे मनुष्य के ह्यूमन बींग्स की बनाई हुई संरचनाएं तो हैं। अगर आप देखो दिमाग का यूज़ ना करते तो हम मनुष्य भी आज बिल्कुल वहीं पे होते जहाँ पे आज से हज़ारों साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले जितने भी 4 पाँव वाले पशु पक्षी थे, 4 पाँव वाले जीव थे। तो अब इसके बाद मानव विकास की अवस्थाएं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में इसका बताऊंगी कि नर वानर से आधुनिक मानव होमो सैपियंस तक की जीवन यात्रा के अवशेष विश्व के विभिन्न भागों से मिले हैं। सबसे प्राचीन मानवीय जीवाश्म अफ्रीका से मिला है। ये मैंने आपको बेटा पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जीवन उत्पत्ति के जो सबसे पहले हमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं। ऐसे माना जाता है कि अफ्रीका में ही प्रथम मानव के ने जन्म लिया और पृथ्वी पर जीव तत्व का विकास 3 चरणों में हुआ। ये मतलब आप नोट करें कि एक तो आर्कोजोइक युग, जिसमें मतलब एक बिल्कुल एक झिल्ली की तरह से कोई लिक्विड जैसे काई होती है, काई के समान जीव उत्पन्न हुए। फिर करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के पश्चात विशालकाय जल, बिच्छू, मछलियाँ, मेंढक, केकड़े आदि अस्तित्व में आए। उसके बाद फिर मेसोजोइक युग, जिसमें रेंगने वाले जंतुओं जैसे सरीसृप इत्यादि का जन्म हुआ। और थर्ड कैनोजोइक युग, इस युग में पक्षी, स्तनधारी जीव और वानर परिवार का जन्म हुआ। अब रेमंड एंड डॉट को 1924 में प्रथम मानव के अवशेष उत्तरी अफ्रीका से प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात 1929 में चीन के पेकिंग नामक स्थान में पहले मानव के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए। अब स्टूडेंट्स देखो, अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें इस बात का हम कैसे बिलीव करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है, या जो ये टाइम पीरियड बता रहे हैं इसमें जो डिफरेंसेस है ये किस तरह से है। तो बच्चे इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग, और इस विधि से पुरातात्विक तिथि निर्धारित की जाती हैं कि जो रेडियोधर्मी हॉर्स के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी केमिस्ट विलियर्ड लिबी के पहली बार तिथि के निर्धारण के लिए इस विधि का सहारा लिया था। रेडियो कार्बन विधि से मानव कंकालों के कालक्रम का पता चलाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस विधि से 15,000 से 80,000 साल तक के जैव पदार्थ जांचें की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये क्लियर है बेटा कि हम उस टाइम पीरियड में हम नहीं थे, उस टाइम पीरियड की हमारे पास कुछ भी रिकॉर्डिंग भी नहीं है। वी कैन जस्ट एज्यूम, वी कैन जस्ट इमेजिन कि हम सोच सकते हैं। और जो डेटिंग की बात है वो 100% ये साइंटिफिकली जिसके रीज़न है कि फोरेंसिक लैब्स में जिनकी जो जांच हुई है और कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम सत्यता तक पहुंच पाए हैं। इसके बाद बेटा इसी प्रकार प्रथम मानव के अस्थि पिंजर के चीन के पेकिंग नामक स्थान से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे पेकिंग मानव के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने 5 लाख वर्ष पुराना मानते हैं और कुछ विद्वान इसको लाख वर्ष पुराना मानते हैं। दूसरा अस्थि पिंजर जावा से प्राप्त हुआ, जिसकी ऊंचाई 5 फीट और 6 इंच थी। मानव का जो विकसित अस्थि पिंजर हिंडलबर्ग नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इंग्लैंड से ससेक्स अथवा पिट डाउन नामक स्थान से मानव की एक मतलब उसका जो खोपड़ी का वो प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अधिक विकसित निएंडरथल मानव के अवशेष मिले। ऐसे मानव अवशेष ऑस्ट्रिया, स्पेन, जर्मनी आदि देशों से मिले हैं। इससे अधिक विकसित मानव जीवांश क्रो-मैगनन मानव के मिले हैं, जो आधुनिक मानव से काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले नर मानव मनुष्य में कुछ विशेषताएं दिखाई देने लगी थी। विभिन्न स्थानों से मिले मानव जीवांशों से पता चलता है कि नर मानव के अंगूठे, आगे की ओर स्थित कोटर और उनके दांतों का आकार मनुष्य की तरह ही था। मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पैंगिडे अथवा रामापिथेकस। पैगिंडे अथवा रामापिथेकस चिंपैंजी और गोरिल्ला की भांति दिखते थे। इनकी पहचान निचले और ऊपरी जबड़े से होती थी, जिनमें से दांत भी दिखाई दिए जाते थे। और रामापिथेकस के
दांत ऑस्ट्रेलिपेथिकस मानव से मिलते जुलते थे। मीन्स जैसे ये पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं, इनमें कहीं ना कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। चाहे वो अफ्रीका के किसी स्थान पर मिले हैं, या फिर वो देश के किसी ऑस्ट्रिया में, स्पेन में, जर्मनी में, किसी भी अलग कंट्री से मिले हैं। इसके बाद जैसे होमिनिड शाखा। अब इसमें होमिनिड शाखा में क्या था कि जो जैव अनुवांशिक आंकड़ों के आधार पर माना जाता है कि लगभग 5-6 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड शाखा से मानव ऑस्ट्रोलेपेथिकस, और जिसको हम बोलते हैं कि चिंपांजी और गोरिल्ला से बिल्कुल अलग हो गए थे। और ये जो पेंगिडे अथवा वानर रूपी मानव पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के नम क्षेत्रों में रह गया था। और कुछ इतिहासकार इसे 3.4 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व का मानते हैं। तो जो ऑस्ट्रोलोपेथिकस अफ्रीकन मानव की लंबाई 40 इंच से 50 इंच तक तथा वजन 40 से 70 पाउंड के बीच का था। और इनका मस्तिष्क, ये बच्चे आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट्स का, इसका मस्तिष्क लगभग 400 से 500 सीसी के आकार का था। इसके बाद होमो हैबिलिस मानव की कुछ हद तक विकसित शाखा थी, जिन्होंने संभवतः सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। इतिहासकार इन्हें अफ्रीकावासी ही मानते हैं। और प्लीज़ नोट स्टूडेंट कि हमने बोला कि जीवन का जो प्रारंभ स्टार्टिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। होमो हैबिलिस का मस्तिष्क 700 सीसी के आकार का था। इसके बाद है होमो इरेक्टस। मनुष्य के क्रमिक विकास के इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें होमो इरेक्टस कह के पुकारा जाता है। होमो इरेक्टस मानव के कंकाल यूरोप, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, चाइना, इंडोनेशिया आदि से प्राप्त हुए। और एक रिचर्ड लीकी के प्राप्त कंकालों के अनुसार लगाया गया अंदाज़ा कि ये कंकाल 50 लाख पूर्व वर्ष से लेकर 3 लाख वर्ष पूर्व के रहे होंगे, ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये लिखते हैं कि होमो इरेक्टस के कंकाल निश्चित रूप से आधुनिक थे। उस समय मानव का शरीर, मतलब उनका शरीर पहले भारी भरकम था, हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी, उनका सिर और चेहरा बिल्कुल आदिम रूप में मनुष्य के रूप में आ चुके थे। उनके मस्तिष्क कपाल क्षमता का आकार 900 से 1100 सीसी का था, लेकिन होमो हैबिलिस की तुलना में उनका चेहरा बाहर की तरफ बिल्कुल कम निकला हुआ था। खड़े होकर चलने से होमिनिड की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आने लगा और धीरे धीरे विद द वेरी स्लो प्रोसेस शरीर का भार पैरों पर पड़ने लगा। इसलिए मानव ने अपने हाथ दूसरे कामों के लिए प्रयोग करना शुरू किया और कालांतर में औजार बनाने तथा अन्य कामों के लिए मानव के हाथ क्रियाशील हो गए। इसके बाद होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस। होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस मानव आधुनिक मनुष्य जैसा ही था। निएंडरथैलेंसिस मानव का जीवांशव अथवा कंकाल जर्मनी के निएंडर घाटी में 1856 में प्राप्त हुआ। और निएंडरथल मानव के कंकाल जर्मनी के अलावा फ्रांस, स्पेन, यूगोस्लाविया, हंगरी, बेल्जियम, सोवियत रूस, इटली, यूनान, एशिया और अफ्रीका इत्यादि से ही प्राप्त हुआ। इस मानव की कपाल क्षमता 1540 सीसी से आंकी गई, जो वर्तमान मानव की औसत कपाल क्षमता 1350 सीसी से अधिक है। कुछ विद्वानों का मत है कि निएंडरथल मानव ने आग का भी उपयोग करना सीख लिया था। संभवतः जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व इस मानव के समूह का विनाश हो गया और इनका कोई वंशज नहीं बचा। आगे इनकी शाखा का कोई कंकाल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आ गया होमो सैपियंस अर्थात आधुनिक मानव विश्व के सभी हिस्सों में अलग अलग समय में उत्पन्न हुआ। जैसे मैंने बोला ना बच्चे कि ये एक जो प्रोग्रेस जो स्टार्ट हुई थी, एक जो मनुष्य के जीवन प्रारंभ हुआ था, वो एकदम अचानक से नहीं हुआ था। बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में हिम युग था, चारों तरफ बर्फ़ था, फिर बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट हुआ, बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने, फिर बड़े बड़े
झरने जैसे बहने लगे, फिर पानी इकट्ठा हुआ, समंदर बनी, नहरें बनी, झीलें बनी, फिर उनसे पानी के जीवों का जन्म हुआ, फिर धरती पे रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ, फिर उसके बाद हवा में उड़ने वाले जीवों का जन्म हुआ। और जो धरती पे 4 पैरों वाले जीव थे, अब ये बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है बेटा कि इतने मिलियन ईयर्स पहले वो लोग अभी भी 4 पाँव पे हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो निरंतर अपने ब्रेन का यूज़ करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब जो होमो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव विश्व के सभी हिस्सों में अलग अलग समय में उत्पन्न हुए। यूरोप में 40,000 वर्ष पूर्व से पहले इनके अस्तित्व के हमें सबूत मिलते हैं। और जैसे इनके जो सबूत का जो मैंने बोला कि कार्बन डेटिंग के से अनुसार हम किसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो इनके जो जीवाश्म हैं इनके वो किस तरह से पहचान करेंगे। और इसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लार्क और पिगट के अनुसार पूर्ण विकसित मानव होमो सेपियंस का अवतरण निएंडरथल मानव समूह से ही लगभग 50,000 वर्ष पूर्व भूमध्य सागर और मध्य एशिया के प्रदेश में कहीं पे हुआ होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मानव का यह विकासात्मक परिवर्तन केवल इसी क्षेत्र तक सीमित रहा। होमो सेपियंस इनकी कपाल क्षमता 13-15 सीसी थी। कुछ इतिहासकारों ने इनके मस्तिष्क का आकार 1250 से 1450 सीसी के बीच बताया है। आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस का कंकाल 1868 में फ्रांस के क्रोमोगनान नामक विशाल शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। मतलब जहाँ पे कार्बन डेटिंग से उनको पता चला कि ये जीवाश्म कब के हैं। इनके पास के पाषाण के उपकरण तथा पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इसी प्रकार 1888 में फ्रांस के शंसलाद क्षेत्र में एक शैलाश्रय में मानव कंकाल पाया गया, जिस पर के हल्का गेरवा कलर, पता है स्टूडेंट्स आपको, गेरवा कलर, हल्का रेड कलर, रेड ऑरेंज मिक्स कलर, उनके मतलब जो उनके पार्श्वों में गेरवे रंग में वो रंगे हुए थे। और संभवतः अन्य संस्कार के एवं संबंधित अनुष्ठान जैसे उनके पास जो भी सामान था उन सब पे ये हल्का लाल और ऑरेंज कलर का मिक्सचर प्राप्त हुआ। कालांतर में आधुनिक मानव की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई। अतिशीघ्र ही उनका प्रसार उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया, साइबेरिया इत्यादि क्षेत्रों तक हो गया। जब मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया तो उस समय बार बार हिम परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। इस प्रक्रिया से पहले हिमपात लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व आया और अंतिम हिमपात जो नोटेड है वो 50,000 वर्ष पूर्व 50,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ। उस समय तक मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। उस समय उसका ना कोई अपना कोई घर परिवार था और वह जानवरों की तरह कच्चा मांस खा लेता था, और नहीं तो उसको जंगल से कंदमूल फल मिलते थे वो खा लेता था। नदी नालों का गंदा पानी पी के भी सर्वाइव कर सकता था, लेकिन अपनी भूख मिटानी होती थी, प्यास बुझानी होता था तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके वह प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए पहाड़ियों की पहले शुरू में उसने हेल्प लेनी स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे वृक्षों की ओट लेनी स्टार्ट की। इसके बाद उसने जैसे उसका जीवन तो खाना पीना पशुओं के समान ही था, लेकिन उसमें धीरे धीरे चेतना का विकास हो रहा था और आरंभ में मनुष्य का जीवन शिकारी खाद्य संग्रह का था। मनुष्य ने मानव सभ्यता का अधिकतम जीवन इसी अवस्था में गुजारा था। शिकारी खाद्य संग्रहक अर्थात पूर्व प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के विभिन्न प्रकार के औजार व हथियार बनाने लगा था, जिसकी सहायता से वह शिकार करके कच्चा मांस प्राप्त कर लेता था, फल आदि तोड़ लेता था और इन औजार व हथियारों की सहायता से जंगली हिंसक पशुओं को से अपनी रक्षा भी करता था। इस काल में पत्थर का बहुत महत्व था। हालांकि मनुष्य पत्थर के इन औजारों व हथियारों में निरंतर परिवर्तन करता रहा, लेकिन इस काल में मनुष्य ने हर पल अपने साथ पाषाण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है इस काल में। उसके बिना उनका जीवन का मतलब कोई
कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। मतलब अगर उनके जीवन का जो प्रारंभ ही किया उन्होंने, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि पाषाण से, चाहे वो गुफाओं में बचकर उन्होंने अपने प्राणों को बचाया, चाहे वो पाषाण के टुकड़ों से जंगली जानवरों का शिकार करा, या उनके पाषाणों को ही से खुरचनी, भेदनी और धारदार हथियार बनाए, और पेड़ काटे, फलों को तोड़ने का प्रयोग किया। तो इस प्रकार पत्थर के इस काल को पाषाण काल, स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा पूरा पाषाण काल, अखेटक संग्रहक। तो कालानुक्रम की दृष्टि से अखेटक और संग्रहक संस्कृति की अवधि लगभग 25 लाख वर्ष पहले की मानी गई है। और जितने भी पुरातत्ववेताओं के रेडियो कार्बन डेटिंग जो मैंने बताया था पहले, इसके आधार पर इसका 1.4 सी के आधार पर इस युग का विभाजन किया है। मानव इतिहास की कुल अवधि में पाषाण युग की अवधि का समय सबसे ज़्यादा लगभग 95% माना जाता है। इस अवधि में मानव का क्रमिक विकास होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस और निएंडरथैलेंसिस और होमो सैपियंस के रूप में हुआ। औजारों के प्रकार के आधार पर मानव प्रजातियां एवं सांस्कृतिक पहचान के आधार पर प्राचीन पाषाण काल को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि पॉइंट्स हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि सबसे अधिक मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि आदि मानव का अस्तित्व लगभग 2 से 6 मिलियन वर्ष पहले का था। ये मानव अफ्रीका, इथोपिया, केन्या, तंजानिया, एशिया आदि के कुछ भागों में फैले थे। इनके साथ साथ कुछ अधिक विकसित मानव की प्रजातियां अर्थात होमो इरेक्टस ये भी रहते थे। इनका समय लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। और ये प्रजातियां 2,50,000 वर्ष पूर्व अपना जीवन यापन कर रही थी, जो कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पूर्व यूरोप, अफ्रीका, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। और निएंडरथल मानव के अधिकतर कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि 4 लाख पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व के बीच का इनका जो टाइम पीरियड है। इस संस्कृति के आरंभिक अवशेष उत्तर पश्चिम भारत के सोहन नदी घाटी के वर्तमान पाकिस्तान से भी मिले हैं। इस स्थान के पाषाण के उपकरण जैसे गंडासे, खंडक उपकरण, चिक्रित कोड इत्यादि मिलते हैं। इन उपकरणों को बनाने में बाटिकाश्म पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो आपने पहले भी थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बाटिकाश्म एक गोल तरह का पत्थर होता था जो मैक्सिमम नदियों के किनारे ही प्राप्त होता था। इसके अलावा हस्तकुठार, बेलिलत, विदारनिया आदि उपकरण भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए। इसके बाद आ गया मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का समय था 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक का। रेडियो कार्बन डेटिंग 14C विधि के आधार पर इसका काल 50,000 पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और इस काल में मानव संस्कृति का बहुत विकास हुआ और मनुष्य ने इस समय में होमो सैपियंस, निएंडरथैलेंसिस का अंत हो गया और उनके स्थान पर पूर्व मानव होमो सैपियंस ने ले लिया था। और उनकी शारीरिक बनावट, कपाल क्षमता तथा चेहरे की बनावट बिल्कुल अधिक आधुनिक मनुष्य की तरह थी। आधुनिक मानव का पहला कंकाल दक्षिण फ्रांस से लेकर फ्रांस के निकट एवं गुफा क्रो-मैगनन के नीचे पाया गया है। इसके पश्चात कुछ विद्वानों ने यह भी माना कि आधुनिक मानव का जन्म पहले कहाँ हुआ, एशिया में, यूरोप में अथवा अफ्रीका में। हाल में हुए कुछ जैसे रिसर्च चल रही हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सबसे पहले आधुनिक मानव ने अफ्रीका में ही जन्म लिया था, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद का टाइम पीरियड है बेटा उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि जैसे जिसको हम अलग अलग उसमें डिवाइड करेंगे। ऑर्गेनिशियंस 3-4,000 से 30,000। इसके बाद सोल्यूट्रिन्स 22,000 से 18,000। इसके बाद मेगाडेलियंस 18,000 से 11,000 ईसा पूर्व। इसके अलावा छोटे सांस्कृतिक समूहों में जैसे पेरिगार्डियंस और 35,000 ईस्वी से 25,000 ईस्वी तक के
जो हमें वो प्राप्त आदि के नाम से जाने जाते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में मानव का प्रसार विश्व के अधिकतर देशों जैसे अफ्रीका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका, स्पेन, चाइना, भारत आदि में मिला। इस युग में भी मनुष्य का मुख्य व्यवसाय आखेटक एवं संग्रहण ही था। अब मानव ने पहले पतले फलक और तक्षणियाँ जैसे उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे, और जो दिखने में पहले से बहुत ज़्यादा तेज धार वाले और मतलब सुडौल थे, जैसे बेढंगे उसमें नहीं थे। तो अभी आज तक का हमारा टॉपिक यहीं तक का था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।